है दोस्तों, वक्त आपका है। चाहो तो इसे सोना बना लो या चाहो तो इसे सोने में गुजार दो। दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्त आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। जो हम लोग प्रकाश संबंधी चैप्टर टॉपिक पढ़े हुए हैं, उस टॉपिक से जुड़े हुए उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो प्रीवियस पेपर में एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में आया हुआ है दोस्त। तो हम लोग उसी को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्त। वीडियो को बीच में ना छोड़िए, वीडियो में पूरा बने रहें, नोट बनाएं, अभ्यास करें दोस्त। और ऐसे ही प्रश्नों को और किताबों से भी अभ्यास करने का प्रयास करें। अगर आप रुक गए, तैयारी नहीं किए दोस्त, तो जब फार्म आएगा, जब परीक्षा आपका डेट आएगा, तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, टाइम का अभाव सा हो जाएगा दोस्त। तो आप लगे रहें, लगातार पढ़ें, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न को। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स जीएस के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये प्रीवियस पेपर के अंतर्गत है। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ध्यान से देखें, बोर्ड पर दाएं साइड है। प्रश्न कह रहा है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु, जो मोटर वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उसमें पीछे देखने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्त। तो जब मैं प्रकाश पढ़ाया था तो आपको समझा दिया था। आप इसका आंसर दें। पहला है समतल दर्पण का प्रयोग होता है, बी वाला है उत्तल दर्पण लगा होता है, सी है अवतल दर्पण लगा होता है, और डी है बेलनाकार सिलेंड्रिकल दर्पण लगा रहता है दोस्त। तो इसमें से कौन सही होगा, तो ध्यान देंगे। इसका आंसर कौन सा है दोस्त, तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कौन सही है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्यों दोस्त, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स भी बोलते हैं, मिरर। ठीक है, क्यों दोस्त, हमने देखा था कि जब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में क्या होता था दोस्त, कि उत्तल दर्पण में क्योंकि इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दाएं साइड होता है। इधर वस्तु कहीं भी रखेंगे आप, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, कहीं भी वस्तु रखेंगे तो हमेशा कहां प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, यफ और दर्पण के बीच में बनता है। ठीक है, सीधा बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। क्यों लगा रहता है उत्तल दर्पण दोस्त, क्योंकि यहां से लेकर के बहुत दूर तक, मतलब अनंत तक की वस्तुओं को यह जो होता है फोकस और दर्पण के बीच में दिखाता है, यहां कहीं दिखाता है दोस्त। ठीक है, मतलब इसका दृश्य रेंज बहुत ज्यादा होता है, मतलब यह बहुत दूर की वस्तुओं को भी यहीं पे आसपास दिखाएगा दोस्त। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्त, तो ये है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 2 पे क्या है, तो नंबर 2 प्रश्न है दोस्त, किसी व्यक्ति द्वारा, आप देखिए लिखा है प्रश्न, ध्यान से देखें, अभ्यास तो करें, आसान भी प्रश्न आएंगे, कठिन भी आएंगे, तो आप बने रहें और देखते रहें अंत तक वीडियो। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण का न्यूनतम लंबाई, इसको भी मैं पढ़ाया था और बताया भी था कि प्रश्न आते हैं दोस्त। और जो प्रश्न दे रहा हूं यह बिल्कुल ग्रुप डी एनटीपीसी पिछले पेपर में आया हुआ है दोस्त। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण
कि कम से कम कितनी लंबाई रहना चाहिए, मतलब समतल दर्पण कितना लंबा रहेगा कम से कम कि वह अपना प्रतिबिंब देख सकता है पूरा पूरा। तो इसका आंसर हम बताए थे दोस्त कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण में दिखाई दे सकता है पूरा पूरा यदि कितना हो, व्यक्ति के लंबाई की आधा दर्पण हो तो दोस्त, ठीक है। तो कौन सा इसमें से होना चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होनी चाहिए, सी वाला ऑप्शन है व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दोस्त। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या, अगर दोस्त आप नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप देख सकते हैं, उसको सब पढ़ा ये सब बता दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। आपके प्रश्नों को हम लाते हैं जो अभी पिछले कुछ सालों में कुछ महीनों में पेपरों में आया हुआ है, वही प्रश्न लाते हैं दोस्त। चलिए प्रश्न 3 कह रहा है, यदि आप समतल दर्पण की ओर, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण की ओर मतलब इस साइड है ना, 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड 10 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से जा रहा है, मतलब इधर को आप जा रहे हैं दर्पण के साइड, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा, तो हमको पता होता है दोस्त कि समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु तो इधर होती है, प्रतिबिंब आभासी बनता है इधर बनता है, जितनी दूर वस्तु रहेगी दोस्त उतना ही दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा उस बगल x मीटर दूरी पर, मतलब जितना दूरी पर वस्तु होती है इस बगल उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उस बगल, है ना, x मीटर दूरी पर, ठीक है दोस्त। आभासी होता है समतल द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, और ये दर्पण ये पर्दे के ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। हमने भी बताया था कि जिस स्पीड से आप इधर जाएंगे उसी स्पीड से इधर आएंगे दोस्त, ठीक है, या जिस स्पीड से इधर जाएंगे उसी स्पीड से इधर भी जाएंगे, दूर भी हटेंगे, दर्पण के पास आएंगे, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पास आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो, और जानना होगा तो जाकर देखें पिछला वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ध्यान देंगे 10 के स्पीड से ये भी जा रहा है तो प्रतिबिंब भी क्या हो रही होगी, 10 की स्पीड से आ रही होगी, ठीक है। ये भी 10 की स्पीड से गया, 10 की स्पीड से वो भी आया दोस्त। तो इस वस्तु इस व्यक्ति के सापेक्ष इस प्रतिबिंब की गति क्या होगी, किस गति से आएगा, तो बात वही हो गई, एक ट्रेन जा रही है, 10 ट्रेन आ रही है दोस्त, तो दोनों का सापेक्ष वेग क्या होगा, दोनों का सापेक्ष वेग क्या होता है, तो दोनों ट्रेनों का योगफल होता है, इसका x है इसका y है स्पीड, तो क्या हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ट्रेन के सवाल में। वैसे यहां पर भी हो जाएगा दोस्त, यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी वही होना चाहिए क्या, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी स्पीड से 10 की स्पीड से भी आएगा और 10 की स्पीड से भी है, ठीक। अभी ये सवाल क्या है, इसके आगे और सवाल बढ़िया है, देखिए, ठीक है दोस्त, आसान सवाल रहेंगे लेकिन आपको कंफ्यूज कर देंगे, सवाल का टाइप देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न अगला, प्रश्न अगला क्या कह रहा है, चौथा सवाल है, बंद कमरे की खिड़की में एक छोटी सी छिद्र से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन में दिया है दोस्त, देखिए ये मान लिए रूम है, ये कोई बंद रूम है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, कोई पतला सा छिद्र है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या है, एक पतला सा छिद्र है, और वस्तु मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा, इस पर उल्टा दिखाई देता है, इस पर उल्टा। प्रश्न कहने का यही मतलब है, प्रश्न का मतलब यही है दोस्त। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होता है प्रकाश सीधा चलता है दोस्त, तो जब इस बिंदु से, जो ए बी वाला बिंदु है, इसको ए वाला बिंदु मान सकते हैं, तो इस बिंदु से प्रकाश सीधे सीधे चलेगा, तो दोस्त
प्रकाश जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, इतना पतला सुराग है कि प्रकाश तो यहाँ से बहुत सारे चलेंगी, ठीक है, लेकिन सभी तो आकर के यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अंदर जा नहीं पाएंगी। तो उसमें से एक प्रकाश इधर जाएगा बिल्कुल किनारे से होकर के, ठीक है, और जाते जाते क्या होगा, क्योंकि तिरछा आ रहा है तो कहाँ निकल के जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस बी का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा दोस्त। और वैसे ही ए का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, तो ए बी देखिए जाएगा, तिरछा ही आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तिरछा आएगा और आते थे कहाँ जाएगा दोस्त, यहाँ से आने के बाद ऐसा ये ए डैश बन गया, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, अगर ये प्रकाश सीधा चलता है, प्रकाश सीधा चलता है तभी तो ये तिर्यक है, इसको आना पड़ा, ऐसे आना पड़ा, और यहां से भी प्रकाश सीधे चलता है तभी तो सीधे चलना पड़ा दोस्त। अगर प्रकाश सीधा नहीं चलता तो आसानी से यहां से आता, मुड़ कर फिर सीधा प्रतिबिंब बन जाता, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है, किसी दीवार में बारीक छिद्र होने के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामने दीवार पर उल्टा बनता है, ऐसा क्यों होता है। तो कारण क्या है दोस्त, सीधी प्रकाश का चलना, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यही कारण है दोस्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कौन सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही है दोस्त, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण। यहाँ पे ऋतु दिया है जबकि वहां ऋजु रहना चाहिए, ऋजु रेखीय संचरण, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्त, सही होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखें, तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कमरे की अगल बगल दो दीवारों पर समतल, मान लीजिए कमरा है, यहां एक समतल दर्पण लगा हुआ है और कमरा का ये सेकेंड दीवार है, यहां पे लगा हुआ है समतल दर्पण, जैसे कि आप बैठे होते हैं सैलून इत्यादि में जहां बाल काटा जाता है। तो वही कह रहा है कि एक कमरे में अगल बगल मतलब आगे पीछे की दी हुई दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं, यह समतल दर्पण है, ये M1 है, ये M2 मान लीजिए है, ठीक है। और आप कमरे में हो, मतलब कमरा मतलब बिच्चा में आप यहां कहीं हो, ठीक है ना, तो आपकी दिखाई देने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, मतलब आपका कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा सामने वाले दर्पण में, ठीक है दोस्त। आप देखें वो सैलून में आपको जब बैठते हैं तो आपका प्रतिबिंब बहुत सारे बनते हैं, वो कितने बनते हैं यही पूछ रहा है दोस्त। तो ये मैं पढ़ा चुका हूं जब मैं वीडियो प्रथम या सेकंड बनाया था, तो आप जाकर देखेंगे, मैं विद्युत में समझाने का प्रयास किया हूं कैसे निकालते हैं प्रतिबिंबों की संख्या दोस्त, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं सूत्र क्या होता है, जब भी दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु है और निकालने को कह दे कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो हम क्या करते हैं, दो सूत्र होता है क्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 360, 360 बटा में कोणों की संख्या मतलब एंगल है ना, एंगल -1 होता है दोस्त, यही होता है। चलिए देखते हैं एंगल का मतलब क्या है, दोनों मान लीजिए दीवार है, तो दीवार पर सीधा बिल्कुल दीवार पर है तो इन दोनों दर्पण के बीच कितना कोण बनेगा, शून्यांश बनेगा। अगर दीवार पर ये थोड़ा तिरछा लगाए गए हैं शीशे तो उनके बीच में कितना कोण बनेगा, वही है ये एंगल। तो समांतर यहाँ पे है, दीवार समांतर होती है, समतल दर्पण लगा है सीधा सीधा, जिक्र नहीं किया है कितने कोण पर है, मतलब वो दोनों समतल दर्पण आपस में क्या है, समांतर है, दीवार सीधी है, ऐसा मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ और नहीं कहा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 बटा में कोण कितना हो जाएगा, जब दोनों दीवार सीधा है, घर रूम का दीवार है, अगल बगल वाले हैं, आगे पीछे वाले हैं, तो समतल होंगे, समांतर होंगे, कितना कोण बनता है समांतर दीवारों की रेखाओं के बीच में, 0 बनता है दोस्त, -1। आपको पता है कि जब हम 0 का भाग करते हैं किसी में भी तो कितना आता है, अनंत आता है दोस्त। तो अनंत में जब एक कम करें तो क्या मिलेगा आपको, अनंत ही तो मिलेगा, मतलब कितना प्रतिबिंब बनेंगे आपके, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए कौन सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सही होगा दोस्त,
अब बताएं, तो ऑप्शन जो होगा डी वाला सही होगा। ठीक है, डी वाला सही होगा दोस्त। तो दोस्त वीडियो पूरा देखें, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, आपको कैसा लगा इसके बारे में बताएं दोस्त, और आपको क्या समस्या है, समझ में आया नहीं आया, उस पर हम ध्यान देंगे दोस्त। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त, धन्यवाद।